चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये स्कीम मिला दी जाती है। अगर ऐसे हम मान लेते हैं तो ऐसा भी मान लेते हैं कि बिल्डिंगें भी खड़ी हो जाती हैं, शिक्षक पढ़ाने भी लग जाते हैं इस इंसेंटिव स्कीम के द्वारा, और हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो 10वीं पास भी कर जाते हैं। लेकिन 10वीं पास करने के बाद उच्च शिक्षा का जो पैसा है वो उनके पास है नहीं, और अगर पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे, मैकेनिक बनेंगे, हमको ढाबे में खाना खिलाएंगे, तो पैसा कहां से आएगा? जो अगर मेरे हाथ में रहे तो मैं इस एक्सटेंट तक जाऊंगा कि हमारे देश में एक लेवल ऑफ इनकम के लोगों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल एजुकेशन पूरा फ्री कर देना चाहिए। तभी जाके उस फैमिली से भी इंजीनियर्स आएंगे जिस फैमिली में आज गरीबी है, और तभी ये गरीबी दूर होगी। हमेशा एक बात याद रखना कि अगर दो लड़के हैं, एक है जिसको शिक्षा नहीं मिली है और एक जिसको शिक्षा मिली है, और इन दोनों को आप छोड़ दो और सोचो कि इन दोनों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो भी जिसको शिक्षा मिली है वो इस देश के सोसाइटी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इफ कंपेयर्ड टू द अनएडुकेटेड अनएम्प्लॉयड मैन। वो उसका दिमाग गलत रास्ते में जाएगा। अक्सर आप इतने सारे सुझाव देते हैं, सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन हर साल हम आपको देखते हैं आप थोड़े निराश होते हैं। आपने 2 साल पहले ये भी बोल दिया था बैन द बजट, लेकिन इस बार कुछ आशावादी नजर आ रहे हैं, थोड़े ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं आप। क्योंकि इस बार हमारे देश में शायद बहुत सालों में एक एजुकेशन मिनिस्टर नजर आ रहा है, मिस्टर कपिल सिब्बल जी, जो बहुत रेडिकल बातें कर रहे हैं और बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक जो जो बातें की हैं हायर एजुकेशन के लिए, बोर्ड्स हटाने के लिए, वो मेरे दिल के बहुत करीबी है। लेकिन अब उनको असली कदम लेना पड़ेगा। प्राइमरी एजुकेशन, देश का एजुकेशन शहर में नहीं है, देश का एजुकेशन है गांव में, देश का एजुकेशन है नर्सरी टू 5, जहां पे जब स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो 40% बच्चे हमारे देश में क्लास 5 से पहले ड्रॉप आउट कर जाते हैं, कुछ 50% बच्चे क्लास 8 से पहले ड्रॉप आउट कर जाते हैं, 68% स्टूडेंट्स वो क्लास 10 से पहले ड्रॉप आउट कर जाते हैं। और यहां पे हमें चेंज लाना है, यहां पे हमें मिड डे मील स्कीम्स को इफेक्टिव करना है, यहां पे हमें स्कूल के अंदर टीचर्स घुसाना है, यहां पे हमें स्कूल में क्लासरूम बनाना है, यहां पे हमें स्कूल बनाना है। उम्मीद करता हूं आपका आशावाद थोड़ा कंटेजियस हो और हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और एचआरडी मिनिस्टर तक भी पहुंचे। It's usually said that if you educate a woman, you educate the entire family. What steps should the government take to ensure that the girl child in every area, in the rural areas, is educated? One of the best schemes that has become very practically effective, this midday meal scheme. How? जब गांव में एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, तो जो माँ बाप है वो लड़के को स्कूल भेजते हैं, लड़की को स्कूल नहीं भेजते हैं। लेकिन अगर स्कूल में खाना मिले तो वो लोग सोचते हैं कि चलो लड़की को भी भेज देते हैं, उसे खाना मिल जाएगा। और ये खाने का जो ये प्रोग्राम है आज से करीब 25 साल पहले बहुत इफेक्टिवली तमिलनाडु में इंप्लीमेंट किया गया था। और तब उन्होंने क्या किया, जो माँ बाप थे उन्होंने लड़के के साथ लड़की को भी स्कूल में भेजा, और उसका इफेक्ट आज ये है कि अपार्ट फ्रॉम केरला, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, तमिलनाडु में भी जाके क्या हुआ है, 25 साल पहले द गर्ल्स वर एजुकेटेड व्हेन दे बिकेम मदर्स। उन्होंने जाके अपना एजुकेशन को इस्तेमाल करके पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं दिया। जो ये 1.5 लाख करोड़ रुपए जनरेट करने की बात है, वो आपके पास कोई ऑप्शन है? किसी और चीज का बजट कम कर देना चाहिए, या नई करेंसी छापनी चाहिए, या कोई अल्टरनेटिव सोर्स चुनना चाहिए? आवर कंट्री, हमारे देश में 2.4 मिलियन टेम्पल्स हैं और जो स्कूल्स है वो 1.4 मिलियन है। हमारे देश का जो जितना हर तरह का जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, हर तरह का एलोकेशन में गड़बड़ है। एक स्कूल ही मंदिर है। हमें स्कूल्स को जिस लेवल पे लेके जाना है उसके लिए हमें ये खर्चा करना पड़ेगा। काफी लोग कहते हैं कि आप अगर इस तरह से एक्सेस खर्चा करें तो इन्फ्लेशन हो सकता है। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन एक एजुकेशन जैसे चीज के लिए देश एब्जॉर्ब कर सकता है। चाइना इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ अ कंट्री जहां पे देखा गया है कि इन्फ्लेशन रेट 9% 10% रहा है और ग्रोथ रेट 13, 14, 15% रहा है, एंड इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट हैज बीन नेग्लिजिबल। उन्होंने देश के ऊपर खर्चा किया, एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया, हेल्थ के ऊपर खर्चा किया और देश को स्ट्रांग बनाया। हमारे कंट्री में 2 तरीके के सेस हैं, एजुकेशन सेस एंड पेट्रो सेस। पेट्रो सेस का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट NHAI को जाता है, जो हमें डेवलपमेंट दिखता है हमारे रोड्स और ब्रिजेस में। लेकिन सर अभी भी ये इसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है कि हमारा एजुकेशन सेस का इतना बड़ा फंड किस तरीके से खर्च होता है। जब किसी भी देश में मैं जाता हूं
जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं एनीथिंग टू डू विथ पब्लिक एक्सपेंस और पब्लिक रेवेन्यू, उसके हेडिंग में लिखा रहता है कि टैक्स पेयर्स मनी बीइंग यूटिलाइज्ड लाइक दिस, taxpayers money being used for the MP's luxury, taxpayers money being used constructively to make good education system. हमारे देश में आप न्यूज़पेपर्स उठाइए, आप जिंदगी में कभी किसी हेडिंग के ऊपर टैक्सपेयर्स मनी नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं और ये मीडिया को लाना पड़ेगा. मीडिया हैज टू फोर्स द गवर्नमेंट टू बिकम अकाउंटेबल और उसके लिए मीडिया को टैक्स पेयर्स मनी के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में आए दिन खबरें छापना पड़ेगा और तब जाके लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे कि एजुकेशन सेस तो ले रहे हैं लेकिन देश में एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं हो रहा है और तब जाके जब एजुकेशन सेस कटेगा आपका या मेरा, हम खुशी से काटेंगे कि वाह यार, हाँ इतना अच्छा देश में तरक्की हो रहा है. Why do you think till now the important thing like education has not given the priority? अगर हम देश के लोगों को शिक्षा दे दें तो सवाल ये आएगा, ये शिक्षित लोग आके क्या मेरे को फिर वोट करेंगे? आप जरा पॉलिटिशियंस और उनके शक्लें देखिए और आप पूछिए अपने आप को कि ये लोग एजुकेशन क्यों नहीं देते हैं. वो एजुकेशन देते हुए डरते हैं, इसलिए एजुकेशन नहीं देना भी एक साजिश है. जिस दिन एजुकेशन दे दिया उस दिन दारू के बोतल से वोट नहीं आएगा कि रखो इलिटरेट इनको, तो बेकार की बातें बोल के, बेकार के स्लोगन्स देके आप वोट ले लो इनसे. इनको एडुकेटेड कर दो तो उससे पहले खुद काम करना पड़ेगा, नहीं तो सबसे पहले लात मार के हमें निकाला. Why you should not join politics and change all this? मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता हूँ. आई हैव नेवर हिडन माय इंटेंशन टू ज्वाइन पॉलिटिक्स. अगर कपिल सिब्बल जी, मनमोहन सिंह जी देश को बदल दे तो हम जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में आने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा. यू नो वी कैन लीड अ मच मोर पीसफुल लाइफ. अगर वो लोग देश को चेंज ना करें तो सिर्फ मैं नहीं, आप लोग सब एक दिन पॉलिटिक्स में जरूर आइएगा. एक भूमिका सरकार की शिक्षा के प्रति ज्यादा हो कि IIPM जैसे निजी संस्थानों की, जिससे कि लोगों को ज्यादा शिक्षा मिले, और क्यों? जो प्राइमरी एजुकेशन है, जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षा की, वहां पे निजी संस्थान भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन जहाँ पे शिक्षा की जरूरत है गांव में, वहां पे निजी संस्थाएं जाएंगी नहीं. वहां पे NGOs जा सकती है, निजी प्राइवेट बॉडीज नहीं जाएंगी. तो वहां पे सबसे ज्यादा जरूरत गवर्नमेंट का है. सेकेंडरी एजुकेशन में भी गवर्नमेंट हैज टू प्ले अ रोल. शायद आज से 25 साल बाद हमारे गांव के लोगों के पास इतना पैसा हो कि जो निजी संस्थाएं हैं वो गांव में जाके पढ़ाने लगे, और जब निजी संस्थाएं गांव में चला जाए और वो अच्छा पढ़ाने लगे तो गवर्नमेंट को कोई जरूरत नहीं है गांव में जाके पढ़ाई में, शिक्षा में खर्चा करने के लिए. लेकिन आज वो जरूरत है. धीरे धीरे गवर्नमेंट को आज से अगले 10, 15, 20 साल में जो हायर एजुकेशन है वहां से अपने आप को धीरे धीरे निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट रहने से सिर्फ ब्यूरोक्रेसी होता है और पढ़ाई कम होता है. और ये जो अच्छी निजी संस्थाएं हैं, कंपटीशन ब्रिंग्स आउट क्वालिटी. अगर आप फ्री मार्केट इकोनॉमी चाहते हैं, जो हमारी देश चाहती है, तो आपको अल्टीमेटली हेल्थ, एजुकेशन, हर जगह पे प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज लाना पड़ेगा. कल को हो सकता है हम एक महाशक्तिशाली देश बन जाए, लेकिन सर क्या ये सुनने में अच्छा लगेगा, एक अनपढ़ अशिक्षित महाशक्तिशाली देश या फिर एक शिक्षित राष्ट्र? कोई देश दुनिया में महाशक्तिशाली बनी नहीं है अनपढ़ रह के. हम एक इल्यूशन दे पाएंगे कि हम महाशक्तिशाली हो गए हैं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास एक नारायण मूर्ति है, एक रतन टाटा है, एक नैनो है, लेकिन उससे हम लोग महाशक्तिशाली नहीं बनेंगे. महाशक्तिशाली तब बनेंगे जब दूसरा महाशक्तिशाली देश का जो लीडर, वो जब इंडिया में आएगा, वो हमारे अंदर से आगे जब देखेगा, वो देखेगा शिक्षा है, यहाँ पे हेल्थ है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है और यहाँ पे जस्टिस है. प्रोफेसर अरिंदम चौधरी, आपका इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे दर्शक जो आए हैं, आप सबका भी हार्दिक धन्यवाद. एक बार इकबाल साहब ने कहा था, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा. प्रोफेसर अरिंदम की बातें सुनकर हमको लगता है कि अगर हमने बजट को हथियार की तरह इस्तेमाल करके अशिक्षा का वध ना किया तो शायद एक दिन एक शायर कुछ ऐसा बोलेंगे कि हर शाख पे अनपढ़ बैठे हैं, अंजामे हिंदुस्तान क्या होगा. जरा सोचिए. जय हिंद.